हम जिसे अपनी आज की दुनिया समझते हैं वो सिर्फ एक पर्दा है। हमारे वेद और प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बहुत से रहस्य छुपे हैं जिन्हें हमने सिर्फ कथाएं समझकर छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पुरातन ज्ञान आज की साइंस से कहीं आगे की वार्निंग थी। एक ऐसी भूली हुई हिस्ट्री जहां वक्त और डर की कोई सीमा नहीं है। वेलकम टू द पाताल लोक सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये कोई एक कहानी नहीं बल्कि एक अनंत सिलसिला है। इस सफर का प्रारंभ हमने विद्यालय में देखा था और बनारस की सदियों पुरानी गलियों में हमने उस अंधेरे को महसूस किया। पर याद रखिए, वो सब केवल एक इशारा था। टुडे वी स्टेप इनटू द थर्ड सीजन, आमंत्रण, द असुरा प्रोटोकॉल। अगर आप इस माइथोलॉजिकल मल्टीवर्स के राजों को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा, एक बार फिर पीछे लौटिए। रिविजिट द वर्ल्ड ऑफ विद्यालय एंड बनारस, क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई भी मोड़, कोई भी पुराना जिक्र या कोई भी खामोशी सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। सब कुछ एक दूसरे से सदियों पुराने अनकहे रिश्तों से जुड़ा है। पाताल लोक के अनंत दरवाजों में से आज एक ऐसा गुप्त द्वार खुलने जा रहा है जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और याद रखिए, अभी तो हमने सिर्फ गहराइयों में उतरना शुरू किया है। मैं हूं अंकल शर्मिष्ठा बोस और यह है द पाताल लोक सिनेमैटिक यूनिवर्स, ओनली ऑन भय ओरिजिनल्स। वैसे तो जिंदगी संघर्ष का नाम है, लेकिन जब इंसान जिंदगी से नहीं अपनी सांसों से थक जाता है तब मौत उसे डर नहीं, दवा लगने लगती है। ये कहानी 3 ऐसे ही लोगों की है जिनके लिए जिंदगी एक कर्ज बन गई थी और मौत उसकी आखिरी किश्त। धारावी का अजय, उसके पास न नौकरी थी न बीवी, बस 1 साल की बेटी थी और उसकी भूख। क्या हुआ अजय, आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं भाई, ठेकेदार ने शक्ल देखकर मना कर दिया। कहता है बच्चा पालेगा या ईंट उठाएगा। तो अब क्या करेगा? जेब खाली थी, नजरें झुक गई। मजदूर पसीना बहाना जानता है, हाथ फैलाना नहीं। लेकिन क्या करे, भूख की चीख स्वाभिमान से ज्यादा तेज होती है। भाई, तेरी जेब में 10 रुपए हैं, बिटिया के लिए दूध लेना है, मजदूरी मिलते ही। अरे कोई बात नहीं, ये ले, लौटाने की चिंता मत कर। वो 10 का नोट अजय के हाथ में किसी लॉटरी के टिकट से कम नहीं था। कम से कम आज रात उसकी बेटी पानी नहीं पिएगी। 10 रुपए का दूध पूरा नहीं पड़ा। अजय ने आधा गिलास पानी मिलाया। दूध पतला हो गया, पर सफेद तो था। बेटी का पेट भर गया। अजय ने बचा हुआ पानी पिया, पेट पर कपड़ा कस के बांधा और ठंडी फर्श पर लेट गया। अंधेरा गहरा था, सन्नाटा इतना कि अपनी धड़कन सुनाई दे। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक शोर गूंजा। हेलो। बेटी सो गई अजय? कौन बोल रहा है? मैं वो हूं जो ये भी जानता है कि दूध में पानी कितना मिलाया था तुमने। डरो मत, मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाने नहीं, उसे मिटाने आया हूं। कब तक पेट पर कपड़ा बांध कर सोओगे? कब तक अपनी तकदीर को कोसोगे? आप चाहते क्या है? कौन है आप? मैं एक मौका हूं अजय, एक नई शुरुआत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फोन मत काटना, ध्यान से सुनो। मंजिल को चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आई है। अजय का कलेजा उसके मुंह को आ गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है अजय। किस्मत को अंदर आने के लिए दरवाजे खोलने नहीं पड़ते। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दरवाजे के नीचे से अंधेरे में सरकता हुआ एक सफेद लिफाफा अंदर आया। अजय ने कांपते हाथों से उसे उठाया। अजय, बहुत लड़ लिए वक्त से, अब वक्त को बदलने की बारी है। जम्मू तावी स्टेशन पर गाड़ी नंबर UK 07R
0001 तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी बेटी के भूखे कल और सुनहरे भविष्य के बीच बस एक ट्रेन का फासला है। आ जाओ, अंधेरा खत्म होने वाला है। आई एम रियली सॉरी मिस्टर विनय, तो तुम्हारा ट्यूमर लास्ट स्टेज पर है। मैक्सिमम 3 months। टेक अ ब्रेक, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओ। 3 महीने। डॉक्टर, मेरे पास 3 दिन भी आराम करने का वक्त नहीं है। मेरी वाइफ पिछले वार्ड में एडमिट है डॉक्टर, ALS है उसे। अगर मैं मर गया तो उसका बिल कौन भरेगा? मैं अपनी मौत से नहीं डरता डॉक्टर। मैं इस बात से डरता हूं कि मेरे जाने के बाद वो सड़क पर मरेगी। विनय कॉरिडोर में आया, एक हाथ में अपनी MRI रिपोर्ट, दूसरे हाथ में पत्नी के इलाज का बिल। दोनों हाथ भरे थे पर किस्मत खाली थी। वो वॉशरूम के आईने के सामने रुक गया। कैसे बचाऊं तुझे स्नेहा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हेलो। ग्लायोब्लास्टोमा स्टेज 4, मुश्किल डायग्नोसिस है डॉक्टर। कौन बोल रहा है? आपको मेरी रिपोर्ट कैसे मिली? सवाल ये नहीं है कि रिपोर्ट कैसे मिली, सवाल ये है कि 50 लाख का बिल कैसे भरोगे। तुम्हारे पास वक्त कम है और तुम्हारी पत्नी के पास उम्मीद। लिसन, whoever you are, stay away from my family। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ाने नहीं, बस वो फासला मिटाने आया हूं जो तुम्हारे और उस इलाज के बीच में है। विनय, तुम अब भी यही सोच रहे थे ना कि काश तुम्हारे पास बॉस्टन जाने के पैसे होते। वहां साइंस हाथ खड़े नहीं करती। आपको कैसे पता? मैंने बॉस्टन तक पहुंचने का रास्ता भेजा है। जरा आप कोट की बाईं जेब में हाथ डालो, जवाब वही है। विनय ने लिफाफा खोला। कागज महंगा था, उस पर इत्र की खुशबू थी जो हॉस्पिटल की दवाइयों की बू को काट रही थी। अंदर एक चिट्ठी थी। डॉक्टर विनय, तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर बिना साधन के कभी कभी सच्चा प्यार भी दम तोड़ देता है। तुम सही सोचते हो, बॉस्टन में उम्मीद है, वहां वो बच सकती है। मैं तुम्हारे लिए उस उम्मीद का दरवाजा खोल रहा हूं, लेकिन याद रहे, बॉस्टन का रास्ता मृत्युंजय स्टेट संस्कार वैली लद्दाख से होकर गुजरता है। टिकट भेज रहा हूं, ट्रेन पकड़ लो। जम्मू तावी स्टेशन पर गाड़ी नंबर UK 07R 0002 तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी पत्नी को सिर्फ एक तस्वीर मत बनने दो विनय। इस दरवाजे से गुजरो और उसे वापस जिंदगी बनाओ। आ जाओ। बीवी बाजार गई थी, बच्चे स्कूल। जब इतना बड़ा घर खाली हो और दीवारों पर बैंक के नोटिस लटक रहे हो तो सन्नाटा खाने को दौड़ता है। अपने हाई राइज अपार्टमेंट के उस कमरे में संतोष ने बंदूक की नली अपने माथे पर लगाई। ठंडी, भारी। उसने आंखें बंद की। जुए में हारे हुए 10 करोड़ का कर्जा या एक गोली। गणित साफ था। उंगली ट्रिगर पर थी, दबने ही वाली थी कि संतोष बुरी तरह चौंक गया। गन हाथ से फिसलकर टेबल पर गिर गई। कौन था इस वक्त? बैंक वाले? वसूली वाले? उसने डरते हुए स्पीकर ऑन किया। हेलो। मौत तुम्हारा कर्जा माफ नहीं करेगी संतोष। वो सिर्फ वो कर्जा तुम्हारी बीवी के सर पर डाल देगी। कौन? तुम्हें कैसे पता? 10 करोड़ बड़ी रकम है, पर एक जुआरी के लिए यह सिर्फ एक बैड हैंड है। बंदूक नीचे रख दो। मैं तुम्हें एक नई बाजी खेलने का आमंत्रण दे रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा हारने के लिए। गलत। तुमने सिर्फ पैसा हारा है संतोष, अपना हुनर नहीं। मेरी दिलचस्पी उस खिलाड़ी में है जो 10 करोड़ का रिस्क लेने की हिम्मत रखता है। वो हिम्मत मेरे लिए 10 करोड़ से कहीं ज्यादा कीमती है।
तुम्हारी किस्मत दस्तक दे चुकी है। अपने बुक शेल्फ के ऊपरी शेल्फ की तीसरी किताब खोलो। संतोष के रोंगटे खड़े हो गए। फोन कट चुका था। संतोष सावधानी से बुक शेल्फ की तरफ बढ़ा। किताब के अंदर एक सफेद शाही लिफाफा रखा हुआ था। दुनिया कहती है कि जुआ बुरी आदत है, मैं कहता हूं जुआ ही जिंदगी है। तुम यहां हारे क्यों? क्योंकि तुम छोटे प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे। इसमें तुम्हारे लिए एक टिकट है। जम्मू तावी स्टेशन पर गाड़ी नंबर UK 07R0003 तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हां, वहां तुम एक भगोड़ा हो, यहां तुम एक बादशाह बनोगे। तुम्हारा 10 करोड़ का कर्जा मेरी जिम्मेदारी, बदले में मुझे तुम्हारा हुनर चाहिए। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव होगा। तीन अलग लोग, पर तीनों की मजबूरी एक ही थी, पैसा। रेगिस्तान में प्यासे को भी हर चमकती चीज पानी लगती है। मजबूरी का यही श्राप है, वो खतरे को भी मौका बनाकर दिखाती है। ये तीनों सोच रहे थे कि वो अपनी किस्मत लिखने जा रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनकी कहानी की स्याही सूख चुकी है और पन्ना पहले ही पलट चुका है। हम सोचते हैं कि सन्नाटा शांति की निशानी है, लेकिन संस्कार की इन बेजान घाटियों में यहाँ हवा बहती नहीं, विलाप करती है। UK 0002 गाड़ी के ब्रेकडाउन की वजह से अब विनय और संतोष एक ही गाड़ी में साथ ट्रैवल कर रहे थे। वो दोनों जम्मू तावी स्टेशन से सीधा अंधेरे के गर्भ में जा रहे थे। गाड़ी के हेडलाइट्स अंधेरे को काट नहीं रहे थे, बस उसमें डूब रहे थे। भाई साहब, और कितनी दूर है? ये GPS सिग्नल भी चला गया है। मैंने भी ड्राइवर से पूछा था, विनय ये कुछ बोलता ही नहीं है। बड़ा अजीब रास्ता है। ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स जगदीप एक पत्थर की मूरत की तरह गाड़ी चला रहा था। ना उसकी पलकें झपक रही थी और ना ही सांस की आवाज आ रही थी। बाहर खिड़की के उस पार संस्कार नदी किसी भूखे जानवर की तरह गुर्रा रही थी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक विशाल लोहे का गेट जो दो पहाड़ियों के बीच ऐसे खड़ा था जैसे दो दांतों के बीच कोई जीभ हो। और उसके पीछे पहाड़ी की चोटी पर मृत्युंजय मैंशन खड़ा था। चांदनी रात में उसके सफेद टेढ़े मेढ़े स्तंभ अंधेरे में ऐसे चमक रहे थे जैसे जमीन से हड्डियां बाहर निकल आई। खिड़कियां खुली थी किसी बेनकाब आंख की तरह जो उन दोनों को घूर रही थी, बिना पलके झपकाए। ठीक उसी वक्त दूसरी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से अजय उतरा। विनय और संतोष के चेहरे पर जिज्ञासा थी, अजय के चेहरे पर सिर्फ भूख थी। उसने अपनी छाती से एक फटी हुई तस्वीर चिपका रखी थी, अपनी बेटी की। राम राम साहब, ये यही जगह है? लगता तो यही है। तुम्हें भी बुलाया है? तीनों ने ऊपर उस हवेली की तरफ देखा। वहां कोई स्वागत करने वाला नहीं था, बस हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुराने तांबे की। सामान रहने दीजिए, अंदर आइए, साहब इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो तीनों अंदर दाखिल हुए, बाहर का शोर गायब हो गया। अंदर का मंजर किसी जादूगर के संग्रहालय जैसा था। छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में गुम हो गई थी। दीवारों पर सिर्फ अजीबोगरीब जानवरों के सर नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में तितलियां और पतंगे जड़े हुए थे। वो रंगीन थे, चमक रहे थे, पर वो कांच के पीछे कैद थे। उनके नाजुक पंखों के बीच बारीक सुइयां गड़ी हुई थी, जिन्होंने उनकी उड़ान को मौत के एक सुनहरे पल में हमेशा के लिए रोक दिया था। हॉल के बीचों बीच एक ग्रैंड पियानो पर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था, राणा दिग्विजय सिंह। उसने पलट कर नहीं देखा। उसकी उंगलियां कीज पर नाच रही थी। समय, लोग कहते हैं कि ये किसी के लिए नहीं रुकता। गलत। अगर वजह बड़ी हो तो वक्त भी अदब से अपनी सांसें रोक लेता है। विनय बेटा, दुनिया देख रही है कि तुम्हारा सूरज डूब रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हौसला अभी भी दोपहर की तरह तप रहा है। तुम्हारे पास वक्त कम नहीं, बस कीमती है। अजय,
एक पिता की परीक्षा आग से होती है। अपनी बेटी को नानी के पास छोड़ना उसे त्यागना नहीं, उसे बचाना था। तुम्हारा वक्त कठिन जरूर है मेरे दोस्त, पर तुम्हारा ईमान वो चट्टान है जिसे वक्त भी नहीं तोड़ सकता। और संतोष, लोग कहते हैं तुम्हारा वक्त उधार का है, पर एक सच्चा खिलाड़ी जानता है कि असली खेल तभी शुरू होता है जब जेब खाली हो और दांव पर जिंदगी लगी हो। राणा दिग्विजय सिंह अपनी कुर्सी से उठा। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसका हैंडल किसी नाग के आकार का था। जब वो रोशनी में आया तो उसके चेहरे की झुर्रियां देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने सूखी नदी का नक्शा उसके चेहरे पर बना दिया हो। आप हमारे बारे में इतना कैसे जानते हैं? मैं रूह को परखता हूं डॉक्टर विनय। समाज की फितरत है, वो हीरे को भी अगर कुआरी में देख ले तो उसे कोयला समझ लेती है। तुम्हारी ये हालत, ये गरीबी, ये बीमारी, ये कर्जा, ये सब वो धूल है जिसने तुम्हारी चमक को ढक रखा है। मैं बस उस धूल को साफ करके दुनिया को तुम्हारी असली कीमत का एहसास कराना चाहता हूं। पर मिस्टर राणा, आपने हमें यहां बुलाया क्यों है? धीरज संतोष, धीरज। जल्दबाजी कमजोर दिल वालों का काम है। आज रात सिर्फ आराम करो, इस हवेली की खामोशी को अपने अंदर उतार लो, क्योंकि कल से तुम्हारा संघर्ष खत्म और तुम्हारा असली सफर शुरू होगा। जगदीप, हमारे मेहमानों को इनके कमरे तक ले जाओ। शुभ रात्रि। राणा दिग्विजय सिंह के जाने के बाद भी उसकी परछाई वहां महसूस हो रही थी। जगदीप बिना कुछ बोले उन्हें ऊपर ले गया। अजय को जो कमरा मिला वो उसकी पूरी झोपड़पट्टी से बड़ी थी। मखमल का बिस्तर, गरम कंबल, लेकिन जब अजय उस नरम बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के नीचे कोई दिल धड़क रहा है। अजय ने अपना कान फर्श पर लगाया। मृत्युंजय विला के उस विशाल डाइनिंग रूम में 3 लोग बैठे थे। राणा दिग्विजय सिंह कमरे में दाखिल हुआ। खाइए, शर्माइए मत। जगदीप ने वही बनाया है जो आपको पसंद है, या वो जो आप भूल चुके हैं। विनय ने अपनी प्लेट देखी, उसमें खीर थी। डॉक्टर विनय, खीर खाइए। मुझे पता है कि आप मीठा कम खाते हैं, पर मैंने सुना है कि जब स्नेहा जी अपने हाथों से इसे बनाती थी तो आप मना नहीं कर पाते थे। उनके हाथों का वो जादू तो मैं नहीं ला सकता, पर कोशिश की है। इसे बस खाना मत समझिएगा, इसे एक मीठी याद समझकर चखिए। और संतोष, पूरन पोली खाओ। तुम्हारी माँ बनाती थी ना जब जिंदगी सरल हुआ करती थी। पर आपको इतना सब कैसे पता? मैं भूत और भविष्य दोनों पर नजर रखता हूं संतोष। खैर, लिफाफे खोलिए, मैं वक्त जाया नहीं करता। अजय, ये देसी घी, गुड़ और बाजरे की रोटी वैसी ही जैसे बचपन में तुम्हारी मां तुम्हें खिलाती थी, याद है? शर्माओ मत। तीनों ने लिफाफे खोले। अंदर चेक था। 9 करोड़ का वो चेक विनय के लिए और यूएस के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल का अप्रूव्ड फॉर्म। 10 करोड़ का चेक संतोष के लिए और कर्ज मुक्ति के कागज जो उसके घर और बाकी प्रॉपर्टी को उसको वापस दिला सकते थे। और 12 करोड़ का चेक अजय के लिए और उसकी बेटी के भविष्य के लिए। 3 साल बाद का प्री अप्रूव्ड एडमिशन फॉर्म शहर के सबसे बड़े स्कूल में। ये तो सपने जैसा है साहब। सपना नहीं है अजय, ये हकीकत है। लोग इसे पैसा कहते हैं, पर मैं इसे आजादी कहता हूं। तुम्हारी आजादी उस भूख और लाचारी से। सोचो, क्या तुम वापस खाली हाथ जाना चाहते हो, या फिर मेरे लिए एक छोटा सा ताला खोलकर अपनी बेटी के लिए खुशियों का दरवाजा खोलना चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है। कैसा ताला? विनय, इस जमीन के नीचे मेरे पूर्वजों ने कुछ दबा रखा है। एक राज
बात करते करते राणा दिग्विजय सिंह रुक गया। उसकी सांसें फूलने लगी। उसने जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और अपने मुंह पर लगाया। खांसी इतनी तेज थी कि उसका पूरा शरीर हिल रहा था। साहब आप ठीक है? राणा दिग्विजय सिंह ने रुमाल हटाया। वो सफेद रुमाल अब गहरा लाल हो चुका था। मेसोथेलियोमिया लास्ट स्टेज, मेरे फेफड़े गल रहे हैं डॉक्टर। मेरे हर सांस के साथ मैं थोड़ा और मर जाता हूं। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए मिस्टर राणा। इस कंडीशन में यहाँ रहना सुसाइड है। हॉस्पिटल? अगर साइंस मुझे बचा सकता तो मैं यहां नहीं होता। इसलिए मुझे वो नदी चाहिए। नदी? कौन सी नदी? सरस्वती। मेरे पूर्वजों के इस विला के नीचे एक सुरंग मिली थी। ऋग्वेद कहता है वो नदी अमृत है। मुझे बस उसका पानी चाहिए। मुझे उसका पानी चाहिए विनय। एक बूंद जो मेरे सड़े हुए शरीर को ठीक कर सके। लेकिन उस तक पहुंचने में शायद 3 दिन भी लग सकते हैं या फिर 3 महीने भी। यू मैड, प्लीज बस कीजिए। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में देखा है। जब साइंस हाथ खड़े कर देती है तब ये चमत्कार की बातें सिर्फ दर्द देती है, इलाज नहीं। दुनिया में कोई संजीवनी नहीं होती मिस्टर राणा, सिर्फ मॉर्फिन होती है जो दर्द कम कर सके। आप अपने पैसे अपने पास रखिए। मुझे अमृत नहीं, अपनी बीवी के पास रहने का वक्त चाहिए जो आप मुझे नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे लॉजिक की इज्जत करता हूं विनय। तुम सही हो। शायद मैं एक पागल बुढ़ा हूं जो अंधेरे में तीर चला रहा है। लेकिन सोचो, अगर 1% भी उम्मीद है तो क्या 9 करोड़ रुपए उस उम्मीद के लिए काफी नहीं है? मैं तुम्हें यकीन नहीं, बस एक नई शुरुआत दे सकता हूं। फैसला तुम्हें करना है, पुरानी हार या नई कोशिश। चुनाव तुम्हारा है। 10 करोड़ मिस्टर राणा, ये पैसे उसे दुनिया के बेस्ट वेंटिलेटर पर रख सकते हैं। पर राणा साहब, डॉक्टर्स ने कहा है उसके पास शायद सिर्फ कुछ हफ्ते हैं या शायद कुछ महीने। अगर मैं यहां आपके अमृत के पीछे भागा और वहां पीछे उसने अपनी आखिरी बार अपनी आंखें खोली तो मैं चाहता हूं कि वो किसी नर्स का नहीं, मेरा चेहरा देखे। हाँ विनय सही कह रहा है। पर ये पैसे रख लो संतोष। पर हमने तो आपका काम करने से मना कर दिया। जानता हूं विनय, पर मेरे पूर्वजों ने सिखाया है कि घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं भेजते। वैसे भी मेरे पास वक्त कम है और पैसा बहुत ज्यादा। इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। संतोष ने बिना सोचे तुरंत वो चेक उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। विनय ने भी झिझकते हुए चेक उठा लिया। दोनों दरवाजे की तरफ मुड़े ही थे कि राणा दिग्विजय सिंह की भारी आवाज ने उन्हें रोक लिया। रुको। विनय और संतोष पलटे। राणा दिग्विजय सिंह अपनी छड़ी के सहारे खड़ा हुआ। पैसा तो जरूरत है, पर मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरे इस छोटे से संग्रहालय से कोई निशानी भी लेकर जाओ, एक तोहफा। अरे राणा साहब, आपने इतने सारे पैसे दे दिए, यही बहुत है। बस छोटे से खिलौने हैं संतोष। गुड लक चाम्स, मना मत करो। राणा दिग्विजय सिंह ने अपनी कोट की जेब से 2 चीजें निकाली। पहले उसने संतोष की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर 4 हड्डी के पासे रखे थे। वो पुराने थे, पीले पड़ चुके थे, पर उन पर नंबर नहीं, अजीब निशान बने थे। संतोष, तुम किस्मत के खिलाड़ी हो। ये पासे अफगानिस्तान के एक पुराने जुआरी के थे। कहते हैं ये कभी हारते नहीं। शायद तुम्हारी अगली बाजी में काम आ जाए। ये तो एंटिक लग रहा है। शुक्रिया राणा साहब। फिर राणा विनय की तरफ मुड़ा। उसके हाथ में एक पुराना क्रिस्टल लेंस था। वो किसी माइक्रोस्कोप का हिस्सा लग रहा था, जिसका फ्रेम काले लोहे का बना था। डॉक्टर विनय, आप विज्ञान से जुड़े हैं। आप हर चीज की गहराई देखना चाहते हैं। ये लेंस लीजिए। इसे प्रेत नेत्र कहते हैं ये वो दिखाता है जो हमारी साधारण आंखें कभी नहीं देख सकती।
हालांकि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता मिस्टर राणा, बट एक एंटीक पीस समझ कर रख लेता हूं। थैंक यू। मानना पड़ेगा डॉक्टर, वक्त आने पर सब मानना पड़ेगा। विनय और संतोष तेजी से वहां से निकल गए, जेब में पैसा और हाथ में तोहफे लिए। राणा दिग्विजय सिंह उन्हें जाते देखते हुए बस अपनी कुर्सी पर बैठा हाँफ रहा था। उसकी आंखों में यकीन था कि यह रास्ता उन्हें वापस खींच कर लाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। 3 में से सिर्फ एक कुर्सी पर कोई बैठा था, अजय। उसने राणा दिग्विजय सिंह के खून से सने होठों को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े चेक को। तुम नहीं गए अजय? विनय बाबू के पास साइंस है, पर हम जानते हैं कि जब दवा काम नहीं करती तो इंसान दुआ ढूंढता है। अजय ने वो चेक अपनी जेब में रखा और खड़ा हो गया। अगर वहां अमृत है जो आपकी जान बचा सके और हमारी बिटिया की जिंदगी बना सके तो हम जाएंगे साहब, हम लाएंगे वो पानी। शाबाश। जगदीप, गुप्त कोष खोलो, हमारा मेहमान तैयार है। अजय राणा दिग्विजय सिंह के पीछे उस विशाल कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा कोई लाइब्रेरी नहीं था, यह एक मकड़ी का जाल जैसा था। दीवारों पर पेंट नहीं दिख रहा था, सिर्फ नक्शे थे। जमीन से लेकर छत तक हजारों नक्शे, कुछ कागज के, कुछ खाल के और कुछ सैटेलाइट इमेजेस। हर नक्शे पर लाल रंग के धागे बंधे थे जो अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ रहे थे। अजय की नजर टेबल के एक कोने पर पड़ी। वहां किताबों के ढेर के ऊपर एक अजीब सी चीज रखी थी, एक सूखा हुआ बंदर का पंजा। उसकी उंगलियां ऐसी मुड़ी हुई थी जैसे उसने किसी आखिरी इच्छा पूरी करके बदले में कुछ छीन लिया हो। यह कमरा सिर्फ इतिहास का नहीं, श्राप का संग्रहालय था। आओ अजय, आओ, देखो इसे। ये सब क्या है सब? ये मेरा जीवन है अजय, 50 साल की खोज। तुमने ऋग्वेद पढ़ी है? नहीं साहब, हम तो अनपढ़ हैं। अनपढ़ तुम नहीं, अनपढ़ वो लोग हैं जो इसे सिर्फ एक किताब समझते हैं। सुनो इसे। एका चेतात सरस्वती नदी नाम सुचिर्यति गिरव्या समुद्रात। सरस्वती नदियों में श्रेष्ठ, पहाड़ों से समुद्र तक बहती है। और ये सिर्फ ऋग्वेद नहीं कहता अजय, यजुर्वेद, महाभारत, स्कंद पुराण, सब यही कहते हैं। यहां तक कि पर्शिया की ज़ोरास्ट्रियन धर्म ग्रंथ अवेस्था में भी इसका जिक्र है। वहां इसे हरावेदी कहा गया है। दुनिया की हर बड़ी सभ्यता इस नदी को जानती थी। तो क्या ये सब झूठ है? हजारों साल का इतिहास बस एक कहानी है। ये देखो, नासा की सैटेलाइट इमेज। राजस्थान के रेत के नीचे उन्हें सूखी नदी के निशान मिले हैं। साइंस आज वहां पहुंच रहा है जहां हमारे ऋषि हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। फर्क बस इतना है, साइंस कहती है नदी सूख गई, मैं कहता हूं नदी छुप गई। तो हमें उसे ढूंढना है? नहीं, हमें उसे जगाना है, लेकिन रास्ता आसान नहीं अजय। राणा दिग्विजय सिंह की आवाज में अब जोश नहीं, तजुर्बा बोल रहा था। तुम्हें लगता है कि देवताओं ने उस नदी को ऐसे ही छोड़ दिया होगा, बिना किसी पहरे के? पुराण कहते हैं कि उस पाताल लोक में यक्ष रहते हैं, ऐसे साए जो शरीर को नहीं मन को तोड़ते हैं। वहां माया का राज है। तुम्हें वो चीजें दिखेंगी जो है ही नहीं, और वो सुनाई देगा जो कभी बोला नहीं गया। यक्ष मतलब भूत प्रेत साहब? भूत प्रेत से बढ़कर वो तुम्हारे डर को सूंघ लेते हैं, इसीलिए मैं वहां नहीं जा सकता। मेरा शरीर कमजोर है और मन भटका हुआ है, वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक पिता का जुनून और ताकत है, शायद तुम उन रखवालों को चकमा दे सको। मेरी सांस से गिनती की बची है। मुझे वो अमृत चाहिए, सिर्फ वही मुझे मृत्यु से बचा सकता है। अजय ने राणा दिग्विजय सिंह की हालत देखी, फिर उसने उन नक्शों को देखा जो किसी खतरनाक भूल भुलैया जैसे लग रहे थे।
उसे समझ आ गया कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। हम लाएंगे साहब, पर ये यक्ष और माया सुनकर डर लग रहा है, इसीलिए बस आप हमसे एक वादा करिए। अगर हम लौट कर नहीं आए, अगर उन रखवालों ने हमें रोक लिया तो हमारी बिटिया का ध्यान रखना आप। तुम्हारी बिटिया मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम ना लौटे तो वो रानी की तरह रहेगी। ये राणा दिग्विजय सिंह का वादा है। राणा दिग्विजय सिंह ने टेबल के नीचे से एक भारी लोहे का बॉक्स खींचकर निकाला। जैसे ही वो संदूक खुला, कमरे में एक अजीब सी सड़न फैल गई, मस्क और सल्फर की। उन यक्षों से लड़ने के लिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। राणा दिग्विजय सिंह ने संदूक से एक सूखा हुआ काला इंसानी हाथ निकाला। ये किसी मम्मी का हाथ लग रहा था। ये क्या है साहब? घबराओ मत, इसे द हैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं। 18वीं सदी में ब्रिटेन में कुख्यात अपराधी हुआ करता था सोलोमन। ये उसका हाथ है। जब रास्ता बंद हो जाए या जब कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें घेर ले तो इसे निकालना। राणा दिग्विजय सिंह ने उस सूखे हुए हाथ की हथेली में एक दिया रखा। इस दिए को जला देना। ये मोमबत्ती सोलोमन के शरीर की चर्बी से बनी है। इसका धुआं उन यक्षों को अंधा कर देगा और हर बंद दरवाजा खुल जाएगा। घेन मत करो अजय, ये जादू है और जादू साफ सुथरा नहीं होता। राणा दिग्विजय सिंह ने संदूक से दूसरी चीज निकाली, एक पुरानी रेत घड़ी। इसके अंदर की रेत सफेद नहीं, सुनहरी थी और अंधेरे में हल्का सा चमक रही थी। और आप सबसे जरूरी चीज, समय की रेत। ये इराक के रेगिस्तान में मिली थी, एक प्राचीन सुरंग के अंदर। ये वक्त बताती नहीं, वक्त को बांध लेती है। वक्त बांध लेती है? हाँ, जब तुम इसे तोड़ोगे तो ये तुम्हारे आसपास के समय को थमा देगी। दुनिया रुक जाएगी, खतरा रुक जाएगा। लेकिन याद रखना अजय, समय कभी उधार नहीं रखता। अगर तुमने उसे बाहर रोका तो वो तुम्हारे भीतर दौड़ने लगेगा। संतुलन बनाने के लिए ये रेत अपना ईंधन ढूंढेगी और वो ईंधन इसे थामने वाले के शरीर से मिलेगा। मतलब साहब? मतलब ये तुमसे वो कीमत वसूल करेगी जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। ये तुम्हारे आज को बचाने के लिए तुम्हारे कल को खा जाएगी। इसका इस्तेमाल तभी करना जब मौत तुम्हारे गले तक आ जाए, क्योंकि जब ये रेत गिरती है तो ये रुकती नहीं। जी साहब, ध्यान रखूंगा। अजय ने वो दोनों चीजें अपने बैग में रखी। उसने एक आखिरी बार राणा दिग्विजय सिंह को देखा। राणा दिग्विजय सिंह के चेहरे पर पसीना था और होठों पर खून। वो कमजोर लग रहा था। जाओ और पलट कर मत देखना। ठीक है साहब, मैं चलता हूं। अजय दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसे दरवाजे पर पहुंचकर एक सवाल याद आया। साहब, क्या वो यक्ष सच में? अजय घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नक्शे वैसे ही दीवार पर टंगे थे। किताबें खुली थी, पर राणा दिग्विजय सिंह की कुर्सी खाली थी। वहां सिर्फ हवा में तांबे की महक बची थी। साहब? राणा दिग्विजय सिंह गायब हो चुका था। अजय ने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर कॉरिडोर में कदम रखा, जहां यक्ष नहीं, शायद कुछ और ही उसका इंतजार कर रहा था।